नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से दिव्य एग्जाम पर। आज एक मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ही रेलेवेंट चैप्टर है, टॉपिक है कह लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे और इसको जो है सिलसिलेवार तरीके से देखा जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कहा जाता है कि एओ ह्यूम के दिमाग की उत्पत्ति थी। एक ब्रिटिश थे और ऐसा माना जाता था उस समय जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, तो एक तरह से ये माना जाता था कि ये अंग्रेज़ों के लिए सेफ्टी वाल्व का काम करेगा। सेफ्टी वाल्व कहने का अर्थ ये था बच्चों ना कि जैसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही एक कह लीजिए कि ऐसा संगठन था जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है आवाज़ उठा रहा था, आज़ादी की मांग क्या हर तरह से समझ लीजिए न्याय की मांग कर रहा था। तो ऐसा माना गया कि एक ऐसा संगठन बन जाएगा तो जो तमाम जो है कि छिटपुट चाहे क्रांतिकारी हैं, चाहे उदारवादी हैं, चाहे किसी भी प्रकार के नेता हैं, जो भी उनकी डिमांड होगी अलग अलग जगह से नहीं होगी, एक मंच से होगा, तो उसको हमको दबाने में, प्रेस करने में आसानी होगी। ये अंग्रेज़ों का मानना था। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। गठन 1885 में पहला अधिवेशन की हम बात कर रहे हैं। तो पहले अधिवेशन में बॉम्बे में अधिवेशन हुआ। देखिए उसका नाम बॉम्बे था। व्योमेश चंद्र बनर्जी को WC बनर्जी कहा जाता है। WC बनर्जी उसके अध्यक्ष बने और कुल 72 प्रतिनिधि उस समय शामिल हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में। 1886 में दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनाया गया उनको, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ड्रेन थ्योरी इन्होंने ही दी थी और ये प्रथम गैर हिंदू थे। दादा भाई नौरोजी किस जो है कि पारसी थे, ये गुजरात के हैं। और मैं मतलब इतिहास में ये कहा जाता है बच्चों कि दादा भाई नौरोजी इतना बड़ा नेता उस समय कोई था नहीं। अगर बहुत ज़्यादा अगर मान लीजिए कहीं स्पीच अगर कांग्रेस किसी भाषण या स्पीच या कोई संगठन वगैरह कि कोई ऐसा अधिवेशन होता था तो उसमें इन लोगों का भाषण होता था, तो गांधी जी जो है कि बहुत दूर से खड़े होकर जो है कि इनको सुनते थे। इतने बड़े नेता थे। तो पहले प्रथम गैर हिंदू अगर कोई था तो दादा भाई नौरोजी, जिनको जो है कांग्रेस की अध्यक्षता मिली। हालांकि नौरोजी को 1803 और 1906 दो बार और कांग्रेस की अध्यक्षता करने का मौका मिला। और 1906 का जो अधिवेशन था इसी में इन्होंने स्वराज शब्द की बात की। सबसे पहले कलकत्ता में हुआ था, क्योंकि 1905 वाला जो अधिवेशन है बच्चों हम बताएंगे बनारस में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो 3 बार जो है इनको अध्यक्ष बनने का मौका मिला दादा भाई नौरोजी को, भूलिएगा मत। प्रथम गैर हिंदू थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। इसके आगे अगर हम बात की जाए तो 1887 में सैयद बदरुद्दीन अध्यक्ष बने और मद्रास में अधिवेशन हुआ और ये पहले मुस्लिम थे। और टोटल प्रतिनिधियों की संख्या उस समय कांग्रेस के सदस्यों में 607 हो गई। 1888 में 1888 में जॉर्जियोल को अध्यक्ष बनाया गया। इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ और जॉर्जियोल ही प्रथम अंग्रेज जो है व्यक्ति थे जिनको जो है कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ये भी कमाल की बात है, किसी अंग्रेज को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। आप समझ लीजिए कि भारत की आज़ादी के कितने बड़े समर्थक रहे होंगे, शुभचिंतक रहे होंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, अब भारतीयों के, तभी इनको जो है कि इतने बड़े पोस्ट दिया गया। 1889 में बम्बई में ये प्रथम अंग्रेज ये थे, प्रथम मुस्लिम बदरुद्दीन जी थे, प्रथम गैर हिंदू जो है दादा भाई नौरोजी थे। ये पूछता है तो 85, 86, 87, 28 ये 4th नंबर का है। 5th नंबर का जो अधिवेशन था बम्बई में था और सर विलियम बेडरडर्न प्रतिनिधि मतलब अध्यक्ष बने और 1889 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। ठीक है। बनारस का अधिवेशन देख लीजिए। हमने कहा 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले को अध्यक्षता मिली और इसी अधिवेशन के समय जो है बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया इस अधिवेशन में और ये कहा गया कि इसी बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और स्वदेशी आंदोलन का टाइम माना जाता है 1906 से शुरू हुआ। इसमें हमने अंग्रेज़ों को से
जितनी भी अंग्रेजी वस्तुएं थी उनको बहिष्कार करने की नीति अपनाई, जिससे हमने स्वदेशी का नारा दिया और स्वदेशी आंदोलन चला। 1907 में सूरत के अधिवेशन के बारे में जानते हैं। गरम दल और नरम दल दो धड़ों में बट गया। 1907 यानी 1885 से 1907 22 साल तक कांग्रेस एक संगठन था, एक मंच पर एक साथ लोग काम करते थे। लेकिन 1907 में सूरत में जो अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की, इनकी अध्यक्षता में ही जो है कि लातम लात घूसम घूस हो गया, आपस में लड़ाई ये लोग कर लिए और नरम दल और गरम दल दो धड़ों में जो है कि कांग्रेस जो है बट गई। ऐसा माना जाता है कि गरम जल में लाल बाल पाल तीनों लोग थे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक, ये बड़े नेता थे गरम दल के। और नरम दल में नरौजी हैं, चाहे बनर्जी जी हैं, चाहे मुखर्जी जी हैं, चाहे गोखले रहे हों, ये सारे नरम दल के नेता थे। 1908 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इसकी मद्रास में हुआ, जिसकी अध्यक्षता रासबिहारी बोस घोष ने की 1908 में, 7 के बाद तुरंत 8 में। और कांग्रेस के संविधान का निर्माण सबसे पहले 1908 के कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया। कांग्रेस का एक संविधान बना कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी काम करेगी। 1909 में उसके तुरंत बाद लाहौर में अधिवेशन हुआ और मदन मोहन मालवीय को अध्यक्षता मिली। और इसमें जो है क्या पृथक निर्वाचन का क्या किया गया, विरोध किया गया कि जो पृथक निर्वाचन पद्धति आप जानते हैं, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का आवंटन अंग्रेजों द्वारा किया गया, जिसके विरोध में लाहौर में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मालवीय जी के पास थी, तो उन्होंने इसका क्या किया, विरोध किया। 1916 में एक इम्पॉर्टेंट अधिवेशन है कांग्रेस लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें गरम दल, नरम दल, 1907 वाला विभाजन और साथ ही मुस्लिम लीग, इन तीनों से क्या हुआ, एक समझौता हुआ, एक आम सहमति बनी कि तीनों लोग साथ मिलके भारत की आज़ादी के लिए काम किया जाएगा और अंग्रेज़ों के विरुद्ध हम रणनीति तैयार करेंगे। तो अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष बने थे 1916 में। और ऐसा माना जाता है कि यहीं पे जो है गांधी से बिहार चंपारण के जो सामान्य नेता थे पंडित जी राजेंद्र शुक्ला जी, वो मिलने आए थे और उन्होंने बात बताई थी कि हमारे यहाँ चंपारण में तिनकटिया सिस्टम जो नील की खेती से संबंधित था, अंग्रेजों द्वारा काफ़ी शोषण किया जा रहा है। उसके बाद गांधी 1917 में चंपारण पहुँचे। और वहाँ से आप जानते हैं कि गांधी का पहला सफल आंदोलन, सफल सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह चंपारण में उन्होंने किया और अपनी बातें मनवाई। तो ये 1916 का एक ऐतिहासिक अधिवेशन था जिसमें तीनों दल एक हुए। और ये कहा जाता है कि इसकी अगुवाई जो है कि तिलक जी ने की थी और सारे नेताओं की सहमति से बात बनी। 1917 में इसके तुरंत बाद कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। एनी बेसेंट की को अध्यक्षता मिली और पहली यह महिला अध्यक्ष बनी। यानी आप कह लीजिए कि 32 ईयर्स बाद अगर कांग्रेस को पहली जो है महिला अध्यक्षता मिली, 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, एनी बेसेंट बनी प्रथम महिला अध्यक्ष, पूछ देता है 1917 में। 1919 में अमृतसर में अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बनाए गए और इन्होंने जलियांवाला कांड की भर्त्सना की, खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया। तो मोतीलाल नेहरू जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अच्छा अप्रैल 1919 की घटना है बच्चों। और अमूमन आप देखोगे ना कि कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए वो नवंबर से दिसंबर के महीनों में होता था। तो अप्रैल में यह घटना हुई, इसलिए इसका जो है कि काफ़ी जो है कि भर्त्सना की गई। तो ये हो गया। 1920 में आप आइए, कांग्रेस का नागपुर का अधिवेशन सी राघवाचारी की अध्यक्षता में कांग्रेस का नया संविधान बना। संविधान कांग्रेस का पहली बार किस अधिवेशन में बना था, 1908 वाले मद्रास में। नया संविधान इन्होंने बनाया 1920 में, 12 साल बाद। और 1920 के असहयोग आंदोलन को आप जानते ही हैं। 1922 में गया में अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता सी आर दास ने की। बड़े नेता के तौर पर उभरे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया। तो इसी गया अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि पार्टी हम एक बनाएंगे और विधानमंडल का चुनाव लड़ेंगे, विधानमंडल में जाएंगे और कांग्रेस जो है कि क्या करेंगे,
कुल मिला जुला के अंग्रेज़ों की जितनी पॉलिसी होगी उसका बस हम केवल विरोध करेंगे, यानी हम सदन में पहुंच के उनका विरोध करेंगे, उनकी नीतियों का विरोध करेंगे। ये हमारा उद्देश्य होगा, क्योंकि 1922 की कंडीशन आप समझ रहे हैं बच्चों। अगर आप दिसंबर में अगर ये अधिवेशन हुआ है तो आप जानते हैं कि चौरी चौरा कांड फरवरी में हुआ था। उसके बाद जो है कि गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस समय ऐसा लग रहा था कि इंडिया में कोई जो है कि पूरा पर्दा खाली हो गया है, अब पर्दे पे कोई नया एक्टर आना चाहिए, तो ये काम स्टार्ट किया गया। 1923 में काकीनाडा में मौलाना मोहम्मद अली को जो है कि बनाया गया। इसलिए मैं इसको लिया 1923 वाले को बच्चों, क्योंकि ये सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष थे 1923 में, मौलाना मोहम्मद अली। 1924 में बेलगांव में गांधी जी को अध्यक्षता मिली, कर्नाटका में बेलगांव। 1924 में गांधी जी अध्यक्ष बने और एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें गांधी को अध्यक्षता मिली। अब 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता नायडू यानी सरोजिनी नायडू को मिला। यह प्रथम भारतीय महिला थी। अभी हमने बताया कि प्रथम महिला यानी बेसेंट थी। 1917 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता की उन्होंने, और 1925 वाली जो कानपुर की अधिवेशन थे इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू, यही आगे चल के जो है कि प्रथम महिला राज्यपाल बनती हैं उत्तर प्रदेश की। ठीक है बच्चों, सरोजिनी नायडू प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला ये थी। प्रथम महिला तो एनी बेसेंट है। 1928 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और यह पहली अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन हुआ। मोतीलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट एक थी, 28 सूत्रीय मांग थी अंग्रेज़ों से, हालांकि वो मानी नहीं गई। 1929 में तुरंत इनके बेटे आते हैं, ये नए और मेन हीरो के तौर पे लाहौर में अध्यक्षता करते हैं इन्होंने। और 1929 में ही जनवरी में ही पूर्ण स्वराज प्राप्ति होती है, जो लाहौर में रावी नदी के तट पे झंडा लहराया जाता है, और यहाँ से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की अनुमति मिली थी बच्चों। ये पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ और पूर्ण स्वराज की जो है डिमांड की गई। जवाहरलाल नेहरू एक युवा नेता जो है, इनको अध्यक्षता मिली 1929 में। 1931 का कराची वाला अधिवेशन हमने इसलिए लिया है बच्चों, क्योंकि इसमें जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्षता मिली। 2 साल बाद, नेहरू जी के 2 साल बाद जो है सरदार पटेल को अध्यक्षता मिली, और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया 1931 में। 1936 वाला इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लखनऊ में अध्यक्षता हुई, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता मिली, और इन्होंने समाजवाद का लक्ष्य रखा बच्चों। समाजवाद, समतामूलक समाज की बात की। 1937 में जो फैजपुर का अधिवेशन हुआ था, इसमें फिर जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्षता मिली, और ये पहला ऐसा अधिवेशन था जो कहाँ हुआ था, गांव में हुआ था, फैजपुर का अधिवेशन। इस तथ्य को याद रखना है, बहुत सारे तथ्य मिलते हैं लेकिन ये सही तथ्य है, फैजपुर का अधिवेशन। 1938 और 1939 का जो अधिवेशन था फैजपुर और त्रिपुरा में हुआ, इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन 1939 में ये अध्यक्षता पद जीतने के बाद कुछ ही समय तक रहे, इसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और फिर बाद में राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। कारण था कि गांधी जी चाहते थे कि क्या बोलते हैं कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष न रहे उस समय। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है कि बोस को वो नहीं पसंद करते थे, गांधी जी ने इनको नेताजी की टाइटल दी थी। बाद में जो है कि ये गामा-गामी के बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1900, अच्छा ये तो हमने बता दिया आपको। हाँ, आ जाइए, अब आते हैं 1940 में रामगढ़ में अधिवेशन हुआ और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अध्यक्षता मिली। 40 के बाद 46 में जो है कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, यानी सबसे ज़्यादा दिनों तक के अध्यक्ष रहने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। लगभग 6 सालों तक इनको जो है कांग्रेस की अध्यक्षता मिली थी। हाँ, क्योंकि अस्थिरता का दौर था बच्चों, 40 से शुरू हुआ। आप जानते हैं 39 से 44-45 तक जो है द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, इसलिए जो है अस्थिरता के दौर में अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हुआ। 1946 में मेरठ में JV कृपलानी की अध्यक्षता में एक अधिवेशन हुआ, और 1947 जो आज़ादी का साल था बच्चों, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। इस समय वर्तमान में 2024 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है?
मल्लिकार्जुन खड़गे। तो आज भी कांग्रेस का अधिवेशन होता है, हर साल होता है और अध्यक्ष बदले जाते हैं। ठीक है, ये हमने बता दिया। अच्छा, एक बात और है इसमें, आधुनिक भारत में कुछ जातीय आंदोलन है, ये हम देखेंगे। जातीय आंदोलन, कृषक आंदोलन देख लेते हैं, उसके बाद जातीय आंदोलन की बात किया जाएगा। आधुनिक भारत में किसानों द्वारा किए गए आंदोलन की बात कर लें, टीटू मीर का आंदोलन बच्चों 1782 से 1831 तक चलता रहा। ये पश्चिम बंगाल में चला, जिसका कारण था ना कि हिंदू जमींदार जो थे वो भी काफ़ी शोषण कर रहे थे तथा फराजियों, इनके विरुद्ध, फराजियों ऊपर हिंदू जमींदार के विरुद्ध ये जो है इनका आंदोलन था। अब फराजी जो थे उन पर इन्होंने दाढ़ी कर लगा दिया था, दाढ़ी बढ़ाने पर टैक्स लगते थे, इसलिए जो है कि ये कृषक आंदोलन पहला था। हजोंग और गारो जनजातियों ने पागलपंथी आंदोलन शुरू किया। इसमें करम शाह और टीपू शाह, पागलपंथी आंदोलन का नेतृत्व करम शाह और टीपू शाह के नेतृत्व में 1825 से 35 तक चला बंगाल में। अच्छा, जिसका कारण था कर वृद्धि, टैक्स इतना ज़्यादा ये लोग बढ़ा दिए थे अंग्रेज़ों द्वारा, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने इस आंदोलन को हिंसापूर्वक कुचला। ये हजोंग और गारो जनजातियों का जो है पागलपंथी आंदोलन था। मोपला विद्रोह के बारे में 1836 से 54 तक ये मालाबार के क्षेत्र में चला। मालाबार बच्चों, ये इंडिया का मैप है, यहाँ श्रीलंका है, इस वाले क्षेत्र को मालाबार तट कहते हैं, इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। मालाबार दरअसल केरला और केरला वाला एरिया माना जाता है, क्योंकि उसके ऊपर तो कन्नड़ और कोंकण तट है। तो इस एरिया में ये विद्रोह हुआ था, जिसका कारण था कि ज़्यादा कर निर्धारण तथा भूमि की कमी के विरुद्ध था। ज़मीनें भी कम थी, टैक्स भी ज़्यादा लगा दिए थे, इस कारण ये मोपला विद्रोह हुआ। नील आंदोलन की बात करेंगे हम, तो नील आंदोलन 1859 से 60 तक नदिया जिला बंगाल से शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य था कि नील बागान मालिकों द्वारा आरोपित जो शर्तें थी, बागान मालिक जो शर्त या कंडीशन रखते थे, उसका इन्होंने, किसानों ने विरोध किया। इस समस्या के समाधान हेतु 1860 में एक नील आयोग बनाया गया। ठीक है, मराठा किसानों का दक्कन उपद्रव 1875 में देखा गया और महाराष्ट्र पूरे क्षेत्र में चला, जिसका उद्देश्य था कि गुजराती और मारवाड़ी जो शाहूकार थे बच्चों, इनका भ्रष्टाचार चरम पे था, इसलिए दक्कन उपद्रव 1875 में हुआ। रामोसी विद्रोह एक इम्पोर्टेंट विद्रोह है, वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में 1877 से 87 तक महाराष्ट्र में चला। यानी वासुदेव बलवंत फड़के जी बार बार पूछा जाता है। इसका कारण था ना कि अकाल पीड़ितों को सहायता न पहुंचाया गया, समझ रहे हैं, इसलिए अंग्रेजों के विरुद्ध यह आंदोलन हुआ। पाबना के बारे में कहा जाता है, पाबना नहीं, पाबना विद्रोह है, केशव चंद्र राय तथा शंभुनाथ पाल द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था। 1873 के समय 76 तक चला, बंगाल में चला पाबना, जिसका कारण था कि जमींदारों की शोषण नीतियों का विरोध, यानी जमींदार ही शोषण करते थे। बंगाल वाला एरिया आप जानते हैं, सबसे ज़्यादा आंदोलन उसी क्षेत्रों में चला। पंजाब में भी कृषक विद्रोह हुआ, पंजाब में अपनी भूमि के छीनने पर किसानों ने चलाया था। चंपारण वाला आ जाइए, ये भी किसान आंदोलन था। 1917 में चंपारण बिहार में एक आंदोलन चला जो 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध था, जिसको गांधी ने सफल बनाया। इसके बाद चंपारण के बाद खेड़ा में, आप जानते हैं, खेड़ा में किसानों ने 1918 में, ये मामला था कि गुजरात में फसल बर्बाद हो जाने के बाद भी भू राजस्व की दरों में कोई कमी नहीं की गई, इसके विरोध में ये आंदोलन किया गया खेड़ा गुजरात में। ये आंदोलन सफल हुआ। बारदौली सत्याग्रह के बारे में बताया जाता है, वल्लभ भाई पटेल एक बड़े नेता बन के उभरे। मेहता बांधो और पटेल जी, मेहता बांधो के सहयोग से 1928 में सूरत के क्षेत्र में गुजरात में चला और 22% की वृद्धि का विरोध था कि टैक्स 22% लिया जा रहा है, जिसको घटा के 6% किया गया, यानी पटेल जी की जीत हुई। पारसी और अहिर जाति सदस्यों द्वारा एक एका आंदोलन 1921 में शुरू हुआ था। पारसी और अहिर दोनों मिल के ये आंदोलन किए थे। हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर के क्षेत्र में, यह उत्तर प्रदेश का था। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में साहूकारों एवं जमींदारों के विरोध में शुरू हुआ था। इसमें बटाईदार और दिहाड़ी पे काम करने वाले जो किसान थे वो ये शुरू किए थे तेभागा आंदोलन, ये भी बंगाल का था। तेलंगाना विद्रोह 1946 से 51 है, हैदराबाद में शुरू हुआ था। इसका कारण था कि हैदराबाद का जो निज़ाम था बच्चों,
उसने अधिकारियों एवं जमींदारों के विरुद्ध यह सबसे बड़ा आंदोलन किसान सभा का समर्थन भी किया गया। ठीक है, अब इसके बाद अच्छा एक चीज़ और पहले देख लीजिए, इसके बाद हम आए जाएंगे। ब्रिटिश शासन काल में ना बहुत सारे ऐसे कानून बने थे जो बार बार क्वेश्चन में पूछ देता है। पहले कानून की हम बात कर लें कि नवजात कन्याओं की हत्या के संबंध में ब्रिटिशर्सों ने 1795 में कानून बनाया। जॉन शोर जो थे उनके द्वारा लाया गया था। बाल हत्या निरोधक कानून इन्होंने 1802 में बनाया और इस समय बेलेजली का रोल था, तो बेलेजली ने बनाया कि बाल हत्या पर रोक होनी चाहिए, काफ़ी जघन्य अपराध है ये। ठीक है, तो ये दो कानून जो है बाल हत्या पे, नवजात कन्या की हत्या पे। देखो नवजात कन्या की हत्या पे 95 में, बाल हत्या पे 1802 में बेलेजली में। सती प्रथा के बारे में आप जानते हैं, ये कानून बना 1829 में और इस समय गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। ठीक, अच्छा आदमी था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया विद्यासागर के प्रयासों से, और लॉर्ड डलहौजी इस समय जो है क्या था, गवर्नर जनरल था। इसने जो है इस कानून को पास करवाया। और साइमन कमीशन 1927 में एक तरह से कानून ही था। लॉर्ड इरविन संविधान निर्माण की योजना का प्रावधान, साइमन का योजना का प्रावधान। हिंदू महिला संपत्ति कानून के बारे में आ जाइए, 1937 में बना, उस समय लॉर्ड ऑकलैंड था वायसराय। अगस्त घोषणा एक तरह का कानून ही था, 1940 में लिनलिथगो के टाइम पीरियड पे था ये। क्रिप्स मिशन के समय देखो, अगस्त घोषणा 1940 में आई। अगस्त डिक्लेरेशन में ये था कि किसी तरह से बच्चों अब अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा थी, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत थी, भारत को शामिल करना था, तो ये अगस्त घोषणा 1940 में आई। और क्रिप्स मिशन जो है मार्च 1942 में आया, उस समय भी लिनलिथगो ही था। क्रिप्स मिशन में कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन अगस्त घोषणा में ये था कि भारतीयों को जो है किसी तरह से ब्रिटेन की तरफ से शामिल की जाए ताकि द्वितीय विश्व युद्ध में, हालांकि रसिया, चाइना और यूएसएसआर, चाइना और अमेरिका के एक दबाव था कि भारत का समर्थन प्राप्त करें अंग्रेज। वेवेल योजना प्रस्ताव था 1945 में, उस समय लॉर्ड वेवल था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में लॉर्ड वेवल के टाइम पे वेवेल प्रस्ताव और कैबिनेट मिशन। लिनलिथगो के समय पे आप देख लीजिए अगस्त घोषणा और क्रिप्स मिशन आया। और माउंटबेटन जिसे योजना कहा जाता है, जिसके आधार पर भारत को स्वतंत्रता मिली, बंटवारा, लॉर्ड माउंटबेटन, जिसमें भारत का विभाजन हुआ। तो ये योजना के तहत आप पूछ देना कि भारत का विभाजन किस योजना के तहत किया गया, तो लॉर्ड माउंटबेटन। कैबिनेट मिशन, इससे हमारा जो है कि संविधान तैयार हुआ। कृषक आंदोलन हमने आपको बता ही दिया, और ये भी हमने बता दिया। कानून की भी बात भी हम लोगों ने कर ली। ठीक है, अब ऊपर एक टॉपिक बची है जिसके बारे में हम आपसे बातें करेंगे। ये आप कांग्रेस के अधिवेशन की हमने बात कर ली, कानून की बात कर ली। अच्छा एक सेकंड रुकिए, ये भी आंदोलन, कृषक आंदोलन की भी बात हो गई है। हाँ, एक बात और किया जाएगा कि आधुनिक भारत में जातीय आंदोलन, ये बार बार पूछता है। जातीय आंदोलन के बारे में बात होगी बच्चों। दलित वर्ग का आंदोलन महारों का था, जिसको डॉक्टर बाबा साहब ने शुरू कराया। 1924 में शुरू आंदोलन महाराष्ट्र से शुरू किया गया। आंदोलन में उन्होंने 1924 में एक डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूशन की स्थापना की, और इसके बाद उन्होंने साथ ही ये आंदोलन दलित वर्ग का आंदोलन माना जाता है, तो डिप्रेस्ड क्लास कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन की स्थापना 1924 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। इस बात को ध्यान रहे। 1927 में इन्होंने मराठी पाश्चिक बहिष्कृत भारत का भी इन्होंने क्या किया, गठन किया। 1927 में इन्होंने समाज समता संघ की स्थापना की, याद रहे समाज समता संघ की स्थापना बाबा साहब ने ही की थी। और साथ ही 1942 में इन्होंने अनुसूचित जाति संघ का भी गठन किया। तो ये जो 4 संगठन है, इसको याद रखना, अच्छे से पूछ देता है कि समाज समता संघ, अनुसूचित जाति संघ, मराठी पाश्चिक बहिष्कृत भारत और डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूशन, ये सब
किसके द्वारा किया गया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सत्य शोधक आंदोलन के बारे में बात किया जाता है कि ज्योतिबा फूले 1873 में महाराष्ट्र से इसको शुरू किया था। ब्राह्मणवाद का इसमें विरोध हुआ था। दलितों के उद्धार के प्रयास के साथ साथ अस्पृश्यता एवं महिलाओं की दशा सुधारने का भी इसमें प्रयास किया गया था। इस पर बल दिया गया था। ज्योतिबा फूले एक महान जो है सामाजिक सुधारक माने जाते हैं इंडिया के, और दलितों के बहुत बड़े उद्धारक। महिला शिक्षा, महिलाओं के जो है कि प्रगति के बारे में सोचने वाले। अरवी पुरम आंदोलन बच्चों, जिसका आंदोलन श्री नारायण गुरु ने किया 1888 में केरल में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य था कि दलित एवं शोषित वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष करना। तो अरवी पुरम के बारे में याद रखना। नायर आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि सीवी रमन पिल्लई और रामकृष्ण पिल्लई ने 1891 में शुरू किया था। केरला में शुरू हुआ यह आंदोलन। देखिए बच्चों, 19वीं सदी का अर्थ होता है कि 1800 से लेकर 1900 तक। 1800 से लेकर 1900 तक आप देखेंगे तो 95% सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार और जाति आंदोलन, ये सारे आंदोलन जो हैं सामाजिक सुधार आंदोलन, ये सब 19वीं सदी से 20वीं यानी कि 19वीं सदी में चले, यानी 1800 से लेकर 1900 के बीच में। आप ये 100 सालों में समाज सुधार का ही काम हुआ था। तो इसमें सीवी नायर जो आंदोलन था उसमें यह था कि ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों को चुनौती देना था। उनके जो विशेषाधिकार थे समाज में उन्हीं को। कांग्रेस हरिजन आंदोलन 1917 में शुरू हुआ था। ये पिछड़ों और दलितों का जातीय आंदोलन था। 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोध लीग की स्थापना करना था। 1933 में गांधी जी द्वारा हरिजन नामक एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला गया। आत्मसम्मान आंदोलन एक बड़ा आंदोलन था। रामास्वामी नायकर और पेरियार द्वारा शुरू किया गया था। पेरियार बच्चों दलितों के एक बहुत बड़े उद्धारक माने जाते हैं, नेता माने जाते हैं। 1925 में तमिलनाडु से शुरू हुआ। ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे जो जातिगत भेदभाव था उसका विरोध किया गया और पेरियार द्वारा कुड़ी आरसू नामक पत्र निकाला गया। नादर, जैसे नायर आंदोलन था ना केरला में हमने बताया, वैसे नादर आंदोलन तमिलनाडु में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य था कि सामाजिक भेदभाव का विरोध करना तथा नादरों के मध्य शिक्षा का प्रसार और सामाजिक कल्याण करना था। ठीक है, तो ये जातिगत आपने आंदोलन देखा, जातीय आंदोलन, आधुनिक भारत में जातीय आंदोलन। अच्छा, ये तो आपके कांग्रेस के अधिवेशन है जिसकी हमने बातें कर ली हैं पहले ही। अब हम बात करेंगे बच्चों, सबसे जो इम्पोर्टेंट बचा है लास्ट में उसकी बात करेंगे। और यह वहाबी आंदोलन, ये टीटू मीर का आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, यानी सामाजिक आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन की बात की जाएगी। और आइए शुरू करते हैं इसको। रुक जाइए एक सेकंड, थोड़ा सर्दी कष्ट के लिए खेद है। सामाजिक सुधार आंदोलन की हम शुरुआत करेंगे बच्चों। सामाजिक सुधार आंदोलन में 18वीं से 20वीं सदी तक चला। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। इन्होंने भारत को आधुनिकता की तरफ ले जाने का प्रयास किया। आधुनिक भारत का निर्माता कहे जाने का अर्थ ये है बच्चों कि उस समय भारतीय समाज में इतनी ज़्यादा रूढ़िवादिता थी, इतने ज़्यादा जो है कि समझ लो बेटा कि बुराइयों से समाज जकड़ा हुआ था। हर बात बात पे जादू टोना और दुनिया भर के जो है कि एक तरह से कह लो कर्मकांड शामिल थे कि एक एक काम करने के लिए एक एक कर्मकांड होते थे। कुल मिला जुला के भारतीय समाज इतना जो है कि रूढ़ियों से, रूढ़िवादी विचारों से जकड़ा हुआ था कि उसको बाहर निकालना था। उसको सही शिक्षा दीक्षा का प्रसार करके उसमें भाषाओं के साथ साथ, अपनी भाषाओं के साथ साथ उन्होंने अंग्रेजी भाषा को भी प्रमोट किया। इसीलिए वो आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं। और ब्रह्म समाज जो आधुनिक पाश्चात्य विचारों पर आधारित था, हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था, इनको कहा जाता है। इन्होंने एकेश्वरवाद में विश्वास रखने की बात कही। इन्होंने सभी धर्मों को
एक साथ लाने का मन बनाया। और इन्होंने कहा ना कि ईश्वर एक है। उपहार नामक प्रसिद्ध इसने इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी। 1814 में कोलकाता में उन्होंने एक आत्मीय सभा की स्थापना की, एक सभा उन्होंने बनाई। सोचा कि जब बिना संगठन के जो है हमारे आंदोलन को सफलता नहीं मिलेगी, तो आत्मीय सभा इन्होंने बनाया 1814 में। इस जिसके तहत इन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा जाति प्रथा का विरोध किया। 1820 में इन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक एक क्या की पुस्तक भी लिखी। और इस आधार पे इन्होंने जो है कि ईसाई धर्म के अनेक गलत रीति रिवाजों का भी क्या किया, लोगों के सामने उजागर किया, जिससे उनका विरोध भी हुआ, क्योंकि बहुत सारे उनके ईसाई मित्र भी थे, इससे नाराज हुए। लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह किए बगैर सभी धर्मों की बुराइयों को सामने रखा। 1828 में आत्मीय सभा का संगठन ब्रह्म सभा में बदल गया, और आगे चलकर यही ब्रह्म सभा जो है किसमें चेंज हुआ, ब्रह्म समाज में। और ब्रह्म समाज के अनुसार ईश्वर एक है, परमात्मा निर्गुण निराकार है, वो न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है। उसका उद्देश्य तर्क और वेदों तथा उपनिषदों की शिक्षा पर आधारित था। वेद का मतलब आप समझ लीजिए बच्चों, मंत्रों की बात थी। तर्कवाद था। वेद का मतलब ना कि ब्राह्मणवाद और कर्मकांड की बातें नहीं थी, तर्क पे बातें होती थी। और राजा राम मोहन राय, आप वेद को कुछ लोग समझते हैं कि ये भी एक जो है कि एक तरह से कह लीजिए कि नहीं, सामाजिक भेदभाव बिल्कुल नहीं वेद करते। वेद अच्छे हैं बच्चों, सबको वेद पढ़ना चाहिए। तो राजा राम मोहन राय का उद्देश्य था किसी नए धर्म की स्थापना करना नहीं था, बल्कि हिंदू धर्म का शुद्धिकरण करना था। ये राजा राम मोहन राय हैं। इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करवाया, क्योंकि इनकी खुद की भाभी बच्चों सती हो गई। उस समय ये विदेश गए हुए थे। लंदन से जब लौटे तो पता चला इनकी भाभी सती हो गई। इनके भैया की मृत्यु के बाद इनको बहुत गहरा धक्का लगा, जिसके कारण इन्होंने कसम खाई कि इस कानून को समाप्त करवाना। आगे चलकर राधाकांत देव ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के विरोध करने हेतु धर्म सभा का गठन किया। अब इनके विरोध में राधाकांत देव आ गए। इन्होंने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का विरोध किया। 1833 में ब्रिस्टल में हमारे महान राजा राम मोहन राय का निधन हो गया। ब्रिस्टल में, इंग्लैंड में ब्रह्म समाज को उन्होंने बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, बहुपत्नी सती प्रथा ऐसे इसका विरोध किया। विधवा विवाह का भी समर्थन किया इन्होंने। बाल विवाह का विरोध किया। बांग्ला एवं अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार का इन्होंने समर्थन किया। हमने बताया ना, 1818 में उन्होंने सती प्रथा विरोध अभियान आरंभ किया। और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक कानून बनाकर बच्चों, हमने बताया, सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार देने की मांग, अब सोचो बच्चों, उस समय की थी। स्त्रियों को शिक्षा देना, विधवा विवाह को प्रारंभ करवाना, हाँ, स्त्रियों को पैतृक संपत्ति में विरासत मिले, ये सारी चीज़ें बातें की। 1817 में उन्होंने हिंदू कॉलेज की क्या की स्थापना की। डेविड हेयर उनके दोस्त थे, उनकी सहायता से उन्होंने की। अपने खर्चे पर उन्होंने 1817 में कोलकाता में एक अंग्रेजी स्कूल खोला राजा राम मोहन राय ने। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जिसमें भारतीय विद्या और पाश्चात्य मतलब भौतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की शिक्षा दी जाने लगी। संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक और अरबी, इतनी भाषाओं का उनको ज्ञान था। और भारतीय पत्रकारिता का जनक भी उन्हें कहा जाता है। राजा जी बंगाल के जमींदारों के उत्पीड़न हेतु घोर निंदा भी की। जमींदारों की ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक विषय से अधिकार को समाप्त करने हेतु सरकार को ज्ञापन भी उन्होंने दिया, क्योंकि ये केवल कंपनी का व्यापार पर विशेषाधिकार रहेगा, ऐसा उनको नागवार गुजरा। भारतीय कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक करने की बात भी राजा राम मोहन राय ने की। राजा राम मोहन राय के राजनीतिक दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय था बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता, समानता और न्याय के पक्षधर थे। उन्होंने आयरलैंड के जमींदारों द्वारा, आयरलैंड में भी जमींदार वहाँ के आयरलैंड के लोगों का शोषण कर रहे थे, तो वहाँ भी उन्होंने जाके विरोध किया। और वहाँ के किसानों के पक्ष में किए जा रहे जो किसानों के साथ अत्याचार हुआ उसका निंदा की। देवेंद्र नाथ टैगोर, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी हैं बच्चों, इन्होंने ब्रह्म समाज ज्वाइन किया। इनके निधन के बाद इनकी बागडोर संभाली। 1842 में ब्रह्म समाज में शामिल हुए। तत्वबोधनी सभा का गठन किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अश्वनी कुमार दत्त जैसे महान लोग ब्रह्म समाज से जुड़े। देवेंद्र नाथ ने हिंदू धर्म को सुधारने पर ध्यान दिया। ध्यान रहे, राजा राम मोहन राय के बाद जो ब्रह्म समाज का सबसे बड़ा नेता उभरा वो देवेंद्र नाथ टैगोर जी थे।
केशव चंद्र सेन और ब्रह्म समाज। अच्छा एक चीज़ और बता दें, आप बड़े मठाधीश देवेंद्र नाथ टैगोर बन गए पूरे ब्रह्म समाज को, लेकिन केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया, इन ऊंचाइयों पे पहुंचाया कि अब उसकी बातें करना कम है, प्रशंसा करना अब कितना भी की जाए कम है बच्चों। लेकिन केशव चंद्र सेन और जो है देवेंद्र नाथ टैगोर में जो है क्या हो गए, इस आपसी मतभेद हो गए, फिर केशव चंद्र सेन ने छोड़ दिया ब्रह्म समाज। देखो 1858 में केशव चंद्र ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण करने के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने उन्हें समाज का आचार्य नियुक्त किया, लेकिन केशव चंद्र ब्रह्म समाज को इतना ज़्यादा लोकप्रिय बना दिए कि इसकी शाखाएं बंगाल से बाहर बम्बई, मद्रास, पंजाब में भी खुलने लगी। अब केशव चंद्र का जो उदारवादी विचार था ये देवेंद्र नाथ टैगोर के विचारों से मतभेद हो गए, जिसके कारण आगे चलकर 1865 में सेन जी ने आचार्य की पदवी से सेन को हटा दिए देवेंद्र नाथ टैगोर, और 1866 में केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज नाम से एक नई संगठन का गठन किया। ये हैं आपके देवेंद्र नाथ टैगोर जी, ये दाढ़ी वाले बाबा, ऐसे ही रविन्द्रनाथ टैगोर की फ़ोटो देखने को मिलेगी, और ये हैं ग्रेट केशव चंद्र सेन जिन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज को हाँ बंगाल से बाहर ले जाने का काम किया। अब गठन कर लिया, इसके बाद जो है कि इसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने वे ब्रह्म समाज, अब देवेंद्र नाथ टैगोर का जो ब्रह्म समाज बचा उसको आदि ब्रह्म समाज कहा गया, और केशव चंद्र सेन के ब्रह्म समाज को भारतीय ब्रह्म समाज नाम से जाना गया। 1878 में केशव चंद्र सेन ने अब केशव चंद्र सेन अब इतना लोकप्रिय बनाए, बड़े नेता हुए, उनका एक संगठन हो गया भारतीय ब्रह्म समाज। लेकिन उन्होंने क्या गलती करी, 13 वर्षीय अपने पुत्री का विवाह बिहार के राजा के साथ कर दिया। अब भाई बाल विवाह का विरोध करने वाला संगठन था ब्रह्म समाज, और इसने 13 वर्ष खुद ही केशव चंद्र सेन ने अपने 13 वर्षीय पुत्री का विवाह बिहार के राजा के साथ कर दिया, जिसका तो भाई बहुत विरोध हुआ। और 1878 के बाद केशव चंद्र से जो नाराज हो गए लोग, उनके साथी जो थे, उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज नामक एक नया संगठन बना लिया। केशव चंद्र सेन का भारतीय ब्रह्म समाज, देवेंद्र नाथ टैगोर का आदि ब्रह्म समाज हो गया, वो क्या बोलते हैं कि राजा राम मोहन राय वाला। और इसके बाद अब जो केशव चंद्र से नाराज लोग थे उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली, ठीक है। और इसे प्रारंभ आनंद मोहन बोस और उमेश चंद्र दत्त ने किया। प्रार्थना समाज 1867 में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने की, और यह ब्रह्मा समाज की एक शाखा थी, परंतु गुप्त समाज या प्रार्थना समाज के एक तरफ से काम करने वाला था। महादेव गोविंद रानाडे, भंडारकर, चंद्रावरकर इत्यादि नेता थे। एक बौद्धिक एकतावादी संगठन था। यह धार्मिक सुधारों की अपेक्षा सामाजिक सुधारों पर बल देने वाला था, जो 1867 में प्रार्थना समाज। यंग बंगाल आंदोलन और हेनरी विवियन डेरेजियो के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने यंग बंगाल आंदोलन नाम से जो है कि एक संगठन शुरू किया। ये हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे और आंदोलन के प्रवर्तक और नेता थे। इनके अनुयायी जो है कि जो इनके फॉलोअर्स थे वो जर्जर पुराने रीति रिवाज का इन्होंने विरोध किया। कट्टर हिंदुओं से मतभेद के कारण 1831 में इनको निकाल दिया गया। हालांकि जो कट्टर हिंदू थे उन्होंने जो है कि हेनरी का विरोध किया, समझ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो है कि हिंदू की परंपराओं पे जो है क्या किया, सवाल उठाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विद्वान थे, समाज सुधारक थे। इनका व्यक्तित्व अद्भुत था। संस्कृत अध्ययन के लिए ब्राह्मणों के एकाधिकार को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि संस्कृत सभी लोग पढ़ सकते हैं, केवल ब्राह्मणों का हक नहीं होना चाहिए, सभी जातियां पढ़ सकती हैं। विधवा पुनर्विवाह पे बल दिया और उन्होंने जो है कि कानूनी मान्यता प्रदान करवाई, और उन्होंने कम से कम 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना भी की। बाल शास्त्री जाम्बेडकर के बारे में कहा जाता है कि मुंबई में पत्रकारिता के माध्यम से समाज सुधार किया, ब्राह्मणवादी रूढ़ियों पर प्रहार किया। 1840 में उन्होंने दिग्दर्शन नामक से पत्र शुरू किया, पूछा जाता है। एल्फिस्टो कॉलेज के हिंदी के प्रवक्ता थे बाल शास्त्री जाम्बेडकर। परमहंस मंडली के बारे में कहा जाता है कि यह महाराष्ट्र में स्थापित एक मंडली थी। परमहंस मंडली महाराष्ट्र में स्थापना हुई, और डोडा पांडुरंग मेहता जी, दुर्गा राम जी इसके जो थे संस्थापक थे। हिंदू धर्म एवं समाज सुधार पर इन्होंने कार्य किया, और मानव धर्म सभा
से इन्होंने ये जुड़े भी थे। इन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की और ये निम्न जाति के उद्धार के लिए उन्होंने काम किया। सामाजिक सेवा, स्त्रियों और निम्न जाति के बीच शिक्षा का प्रसार किया। ज्योतिबा फूले माली जाति में जो है कि पैदा हुए थे। अच्छा, एक चीज़ और है, ज्योतिबा फूले ही पुरुष हैं, सावित्रीबाई फूले महिला हैं, ध्यान रखना है। और इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की। ठीक है। अब बात ये कहा जाता है कि अब इन्होंने की वर्ण व्यवस्था का भी इन्होंने विरोध किया। फूले ने सार्वजनिक सत्य धर्म का समर्थन किया और गुलामगिरी के विरुद्ध काम किया। जो गुलाम थे, निम्न जातियां ब्राह्मणों के प्रतीक, जो ब्राह्मणों का जो है कि गुलाम निम्न जाति था, तो उन्होंने गुलामगिरी के खिलाफ एक आंदोलन चलाया। गुलामगिरी उनकी एक पुस्तक भी है बच्चों। और ब्राह्मणों के उस समय जो प्रतीक चिन्ह थे वो राम थे, तो इन्होंने राम का विरोध किया तथा उनके विरोध में इन्होंने अपने प्रतीक चिन्ह राजा बलि को बनाया। समझ रहे हैं? राम ने राजा बलि को जो है क्या किया था, उनका वध किया था। तो इसलिए ब्राह्मणों के जो प्रतीक चिन्ह राम थे, तो इसलिए ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले इन लोगों ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में राजा बलि को बनाया। समानता की बात की, विट्ठल राव कृष्ण जो थे, उन्होंने ज्योतिबा फूले को जो है महात्मा की उपाधि दी। 9 साल की उम्र में सावित्रीबाई फूले से ही उनका विवाह हुआ था। और फूले ने विधवाओं के सिर मुड़वाने जैसी प्रथा की भी निंदा की। बाल हत्या प्रतिबंध 1897 में ये कहा जाता है कि ज्योतिबा फूले की जब मृत्यु हो गई तो बाद में सावित्रीबाई फूले ने सत्यशोधक समाज की कमान संभाली, लेकिन अंत में 1897 एक मरीज की देखभाल कर रही थी और उस समय देश में प्लेग चल रहा था, प्लेग जैसी बीमारी, उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। ये हैं सावित्रीबाई फूले, ग्रेट समाज सुधारक। आज आप देख सकते हैं ज्योतिबा फूले को भी, कमाल के लीडर थे। गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी ने कहा जाता, क्योंकि महाराष्ट्र में समाज सुधारक ये तर्कवादी थे। ब्रिटिश शासन में एक न्यायाधीश थे, लेकिन इन्होंने जो है कि कर नामक एक पत्रिका भी निकाली। प्रभाकर ये आप देख लीजिएगा, हिंदू रूढ़िवादिता की आलोचना की थी और इन्होंने कहा था कि यदि कोई धर्म समाज सुधार की अनुमति नहीं देता है तो उस धर्म को ही बदल देना चाहिए। समझ लीजिए। गोपाल बाबा वालंकर ने छुआछूत और असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाई, जाति प्रथा का विरोध किया और मासिक पत्रिका जो है विट्ठल विध्वंस ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों के विरुद्ध में था, इन्होंने निकाला। इनको गोपाल बाबा को ना पहला बौद्धिक विद्रोही माना जाता है और 1894 इन्होंने हिंदू धर्म दर्पण भी लिखा। गोपाल गणेश अगरकर के बारे में कहा जाता है कि महाराष्ट्र में शिक्षा, वेद और समाज सुधारक थे। लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू किए गए जनरल केसरी के प्रथम संपादक भी थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ने क्या किया सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में, तो गोपाल कृष्ण गोखले और रनाडे जी की सहायता से उसका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय मिशनरियों को देश की सेवा के लिए प्रशिक्षित किया जाए तथा संवैधानिक तरीके से इनको प्रोत्साहित किया जाए। स्वार्थ रहित होकर धार्मिक भावना के साथ काम होना चाहिए, इनकी बातें थी। सोशल सर्विस लीग एक बनी थी, गोखले के समर्थक नारायण मल्हार जोशी ने बनाई थी 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की इन्होंने स्थापना भी की थी। नारायण मल्हार जोशी। रामकृष्ण आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद भी जुड़े हुए हैं। कोलकाता में काली मंदिर के पुजारी रामकृष्ण परमहंस बहुत कम उम्र में इनको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इन्होंने चिंतन, संन्यास एवं भक्ति के परंपरा के तरीकों से धार्मिक मुक्ति करने का प्रयास किया। सोचिए, इन्होंने आध्यात्मिक तरीकों से ये धर्म इस कर्मकांड, इस पाखंड से दूर होने का प्रयास किया और सबसे श्रेष्ठ मार्ग मानव सेवा बताया। मानवता के लिए जो है कि रामकृष्ण परमहंस ने काम किया। और नम्रता, मानवता, आध्यात्मिकता की इन्होंने बात की और इसी से प्रभावित होकर, एक कॉलेज में टीचर भी थे, इसी से प्रभावित होकर नरेंद्र दत्त जो विवेकानंद थे, इनके जो है कि चेला बने। विवेकानंद जो है रामकृष्ण परमहंस मठ की स्थापना, परमहंस ने जो है परमहंस मठ की स्थापना की। इन्होंने कहा कि सभी धर्म आधार पर एक ही है, राम हो चाहे हरि हो चाहे अल्लाह हो, सबको एक ही बताया।
विवेकानंद परमहंस के उपदेशों को लोगों के बीच में खूब प्रचार प्रसार किया। इन्होंने नव हिंदूवाद का उपदेश किया तथा 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विश्व को मानव मूल्यों की शिक्षा दी कि मानवता क्या है, पूरी दुनिया को बताया। और सर्वधर्म समभाव की उन्होंने बात की। आज हमको विवेकानंद के पद चिन्हों पे चलना चाहिए। 1898 में उन्होंने लिखा कि हमारे मातृभूमि के लिए विश्व की दो महान धर्म हिंदू और इस्लाम अगर दोनों का एक संगम हो जाए तो यही मेरी आशा है। यानी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने कहा था कि विवेकानंद ने क्या कहा था कि किसी भूखे को धार्मिक उपदेश, विदेश नहीं, उपदेश देना ईश्वर का अपमान करने जैसा है। सोच लीजिए, किसी भूखे को, गरीब को आप धर्म के उपदेश दे रहे हैं तो समझ लीजिए आप भगवान का ही अपमान कर रहे हैं। उन्होंने देश के लोगों को स्वतंत्रता, समानता एवं स्वतंत्र सोच धारण करने की अपील की। विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि जीव की सेवा की तुलना शिव की पूजा से उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि जीवन स्वयं एक धर्म है, इसका एक मिशन है। इनका एक मिशन भी था, ये हिंदू धार्मिक संगठन था, किंतु इन्होंने अन्य धर्मों को इतना बहुत महान बताया। मूर्ति पूजा का इन्होंने इसलिए समर्थन किया। इन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा, मूर्ति के सामने ही आपकी एकाग्रता हो सकती है, आप ध्यान कर सकते हैं। 1893 में इन्होंने शिकागो में एक भाषण दिया था बच्चों, जो बहुत ही फेमस हुआ था। ये रामकृष्ण परमहंस जी हैं, इनके गुरु, इनको बार बार नमन। और ये स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो इन्होंने मूर्ति के माध्यम से 1893 में शिकागो में संपन्न विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने पश्चिम भौतिकवाद एवं पूर्व के आध्यात्मिक ज्ञान का मिश्रण करने पर ही कहा कि मानव जाति का भलाई हो सकता है। विवेकानंद ने कभी लोगों को राजनीतिक संदेश नहीं दिया। उनका कहना था कि गरीब और अशिक्षित, चमार, भंगी, पिछड़े हर लोग एक ही मांस के बने हैं, जिससे समाज के उच्च लोग भी बने। मतलब इनके कहने का मतलब कि गरीब हो, चाहे चमार हो, चाहे भंगी हो, चाहे पिछड़े हो, उनके भी खून, उनकी भी मांस उसी तत्व से बना है जिस तत्व से उच्च वर्ग के लोगों को बना है। तो इस हिसाब से किसी को एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना चाहिए था। इनका एक बात और कहना था कि जब तक करोड़ों लोग भूखे और अशिक्षा से पीड़ित हैं, तब तक मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जो देश के टैक्स के खर्चे से शिक्षित बनकर उनके प्रति तनिक भी ध्यान नहीं देते। यहाँ में प्रिंटिंग है, मैं पढ़ रहा हूँ क्या बातें थी कि जब तक करोड़ों लोग भूख और अशिक्षा से पीड़ित हैं, तब तक मैं हर उस आदमी को देशद्रोही मानूंगा जो इस देश के टैक्स के पैसे से पढ़ लिख कर उनके बारे में तनिक भी ध्यान नहीं देता। थियोसॉफिकल आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि मैडम ये ब्लाउत्स्की थी, कर्नल अलकाट थे। 1875 में अमेरिका में इसकी स्थापना हुई, लेकिन मुख्यालय इसका मद्रास के अडयार में था। इन्होंने ध्यान, योग और चिंतन के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से जोड़ा और इन्होंने हिंदू धर्म के प्राचीन विरासत को पुनर्स्थापित करने की बात की। जातिगत भेदभाव, दलित, विधवाओं के उत्थान की बात की। और अलकाट के मरने के बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी में अलकाट के मरने के बाद एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी। बेसेंट 1893 में भारत आई और बनारस में CHS की आधारशिला रखी और यही सेंट्रल हिंदू स्कूल आगे चलकर बच्चों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। सिख सुधार आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन 1873 में शुरू हुई। सिखों के आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा उपलब्ध कराना तथा सिख धर्म को ईसाई मिशनरियों और हिंदू रूढ़िवादियों से बचाने के लिए आंदोलन था। साथ ही इसमें एक बात और थी कि गुरुद्वारों में जो उनके भ्रष्ट महंत हैं उनसे बचाना था। तो अकाली आंदोलन एक क्षेत्रीय आंदोलन था। इसने राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्र, अकाली की बात इसलिए ना कि अकालियों ने ही सिंह सभा के प्रयास से अकाली आंदोलन ही शुरू हुआ। और काम क्या करना था कि गुरुद्वारे में जो भ्रष्ट महंत हैं उनसे मुक्ति पाना था और हिंदू और ईसाई जो शिक्षा दीक्षा धर्म है उनकी रूढ़ियों से बचाना था किसी तरह से सिख धर्म को। पारसी सुधार आंदोलन कहा जाता है कि रमुनाई माजा दया स्नान नामक संगठन बनाकर इन्होंने पारसी समाज में सुधार करने की बात की। इनके नेताओं में दादा भाई नौरोजी के प्रमुख थे। इन्होंने एक पत्रिका राप्त गुप्तार भी निकाली थी। देवबंद स्कूल, जिसको दारुल उलूम भी कहा जाता है, यह मुस्लिम धार्मिक आंदोलन था बच्चों। देवबंद स्कूल
ध्यान देना है, यह कुरान और हदीस की शिक्षाओं को प्रचार प्रसार करना तथा विदेशी आक्रमणकारी एवं गैर मुस्लिम के विरुद्ध एक धार्मिक युद्ध और जिहाद को सक्रिय रखना था। देवबंद स्कूल की स्थापना सहारनपुर में मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गंगोई ने किया था। दोनों मुस्लिम नेता थे। इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन के विरोध शुरू किया। अलीगढ़ आंदोलन जानते हैं सर सैयद अहमद खां वाला था और इन्होंने 1828 में, देखिए 88 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत भी किया था। इन्होंने सर सैयद अहमद खान के संगठन जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड संगठन था उसके खिलाफ जो है कि देवबंद वालों ने फतवा जारी किया था। अब सर सैयद अहमद खां के बारे में समझ लीजिए। अलीगढ़ आंदोलन था, ये दरअसल क्या थे, बढ़ते हुए राष्ट्रवाद का मुकाबला करने के लिए तो सरकार मुसलमानों का जो है कि सहयोग, इन्होंने क्या किया, मुसलमानों का हमेशा सहयोग किया, निश्चय किया सहयोग तब। अच्छा, अंग्रेज़ों ने क्या सोचा कि मुसलमानों से सहयोग तभी प्राप्त किया जा सकता है जब मुसलमानों को बौद्धिक विचारों से प्रभावित किया जाता था। इस समय मुसलमानों का एक वर्ग था जिसके नेता सर सैयद अहमद खान थे। तो सर सैयद अहमद खान 1817 में एक मुस्लिम परिवार में जन्मे। ब्रिटिश शासन के अधीन इन्होंने न्यायिक सेवा में अंग्रेज भक्त की तरह नौकर किए थे, अंग्रेज़ों के भक्त थे, नौकरी किए थे। रिटायर होने के बाद वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने और अंग्रेज़ों ने उन्हें 1828 में नाइटहुड की भी उपाधि दे दी। तो इन्होंने मुसलमानों से, तो सर सैयद अहमद खां को नेता बनाए। इन्होंने, अहमद खान ने मुसलमानों से ये आग्रह किया कि गलत रीति रिवाज का अनुसरण न करें। इन्होंने कई स्कूल भी खोले, पुस्तकों को उर्दू में अनुवाद कराया। 1875 में इन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की और स्त्री शिक्षा पर बल दिया। पर्दा प्रथा और बहु पत्नी विवाह का इन्होंने विरोध किया तथा तलाक में स्त्रियों की सहमति लेने की भी मांग की। हालांकि सारा काम अच्छे ही थे, लेकिन बाद में इन्होंने अंग्रेज़ों के अंदर इन्होंने खूब साथ दिया। और ये बात तो हो गई, हाँ यहाँ तक हो गया, ठीक है। और एक बात और है कि धर्म में एकता के समर्थक भी थे। अंग्रेजी शासन से इतने वशीभूत हो गए थे कि इन्होंने अंग्रेज़ों की फूट डाले और राज करो जैसी नीति का समर्थन करना शुरू कर दिया तथा उन्होंने हिंदुओं की निंदा भी प्रारंभ कर दी। यहाँ तक कि हिंदुओं के अधीन मुसलमानों का उत्थान इन्होंने कहा कभी नहीं हो सकता। इन्होंने एक पत्रिका तहजीब उल अखलाक भी निकाली। ये हैं सर सैयद अहमद खां, दाढ़ी वाले। अहमदिया आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि शरीयतुल्लाह ने 1818 में इस आंदोलन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था कि इस्लाम धर्म को सच्चाई पिलाना और मुस्लिम आबादी को सामाजिक भेदभाव एवं शोषण से बचाना था। इनके पुत्र जो थे शरीयतुल्लाह जी के दादू मियाँ इस नेतृत्व को आगे 1840 में आगे बढ़ाया, क्रांतिकारी रूप ले लिया। हिंदू जमींदारों एवं पुलिसों के विरुद्ध उन्होंने जो है कि आंदोलन किया। 1862 में दादू मियाँ की क्या हो गई, मृत्यु के बाद भी ये आंदोलन क्या रहा, चलता रहा। अहमदिया आंदोलन के बारे में समझ लीजिए बच्चों, मुस्लिम सुधार आंदोलन था। 1889 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने इसे शुरू किया था। इसने गैर मुसलमान के प्रति जिहाद यानी युद्ध बंद करने की मांग थी। इसने मस्जिद को राज्य से अलग करने में विश्वास किया, ठीक है। टीटू मीर का आंदोलन, वहाबी आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी के शिष्य अमीर निसार अली, जिन्हें टीटू मीर भी कहा जाता था, इन्होंने शरिया की वकालत की और बंगाल में मुसलमान किसानों को जमींदारों और अंग्रेज़ों से के विरुद्ध जो है कि आंदोलन किया। वहाबी आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि ये वहाबी आंदोलन इसको वलीउल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है। यह पुनर्जागरणवादी आंदोलन था। वलीउल्लाह इसके पहले नेता थे और भारतीय मुसलमान को रीति रिवाज इत्यादि की ओर ध्यान दिया। अब्दुल्ला और सैयद अहमद बरेलवी ने इसे लोकप्रिय बनाया। शाह अब्दुल्ला और सैयद अहमद बरेलवी ने इसे लोकप्रिय बनाया। 1857 तक यह चलता रहा, ठीक है। इसका जो है केंद्र क्या था, पटना था। मंदिर प्रवेश आंदोलन में कहा जाता है कि 1924 में केपी केशव के नेतृत्व में केरल में, जिसको वाइकम सत्याग्रह भी कहा जाता है, ये शुरू किया गया था। हिंदू मंदिरों में दलितों के प्रवेश को अधिकार दिया जाए। इसमें गांधी ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया और केरल की यात्रा के केपी कृष्ण पिल्लई और गोपालन जैसे नेता इस आंदोलन को सक्रिय बनाए। 1936 में त्रावणकोर के महाराजा ने मंदिर में सभी जातियों के लिए मंदिरों को क्या किया,
खोलने का आदेश दिया। इसमें राजा गोपालाचारी भी एक बड़े नेता बन के उभरे। 1938 में राजा गोपालाचारी की जो सरकार थी, अब जानते हैं 1936-37 में चुनाव हुए थे, तो उनकी सरकार ने भी जो है क्या कर दिया, जारी कर दिया। धर्म सभा के बारे में कहा जाता है कि 1830 में राधाकांत देव ने, रूढ़िवादी संस्था थी इनकी धर्म सभा, ये सती प्रथा को समाप्त करने का जो है विरोध किया था। भारत धर्म महामंडल भी एक रूढ़िवादी शिक्षित हिंदुओं का संगठन था और भारत धर्म महामंडल का मुख्यालय वाराणसी था और इसके सदस्यों में मालवीय जी भी थे। राधा स्वामी आंदोलन के बारे में 1861 में शुरू हुआ था। ये ईश्वर की सर्वोच्चता और गुरु के विश्वास की बात करते थे। ये सत्संगियों के साथ सादगीपूर्ण सामाजिक जीवन की आस्था की बात करते थे। देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा शुरू की गई। ये पहले ब्रह्म समाज के अनुयायी थे। बाद में इनका उद्देश्य जो है कि गुरु के श्रेष्ठ और मानवीय कार्य के प्रति शिक्षा देना और मांसाहार और मदिरा पान का जो है क्या किया, इन्होंने विरोध किया। दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के बारे में कहा जाता है कि यह हिंदू धर्म सुधारवादी आंदोलन था। इसका उद्देश्य था कि वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से लागू करना। दयानंद सरस्वती गुजरात के ब्राह्मण परिवार में जन्मे। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्यालय मुंबई से इन्होंने लाहौर कर दिया। ये जाति रहित, वर्ग रहित समाज की बात की। भारत को देश विदेश की दास्तान से मुक्ति की बात की। वेदों को अनुकूल बनाया, वेदों की ओर लौटो इन्होंने नारा दिया। इन्होंने स्वामी बिरजानंद को जो है कि स्वामी बिरजानंद ने भी इनसे शिक्षा ग्रहण की। अस्पृश्यता, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, चमत्कार, अंधविश्वास, जीव हत्या इत्यादि की इन्होंने आलोचना की। और जन्म के आधार पर जो जाति को जन्म के आधार पर बनाया गया, इसका भी इन्होंने खूब विरोध किया। और इन्होंने विवाह की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 16 वर्ष करने की मांग की। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया। इन्होंने कहा ईश्वर निराकार है और उसकी मूर्ति रूप में पूजा नहीं की जानी चाहिए। दयानंद सरस्वती ने कहा। ये हैं दयानंद सरस्वती, ग्रेट समाज सुधारक। बच्चों, इनके बारे में बात हो गई। अब ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसको जो है कि आप बार बार रिवाइज करिए, इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।